हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इसमें हम बात करेंगे अबाउट जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि डेमोक्रेसी सिर्फ इतनी नहीं है कि जो लोग हैं वो अपने रूलर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, नहीं। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, उनको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब हमारी है 3 मेजर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन डिसीजन मेकिंग या फिर हर डिसीजन में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं? नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एंड उसके बाद वी हैव जुडिशरी। तो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर। सारे ही लॉज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो, इंप्लीमेंट हो, ये कौन टेक केयर करेगा? ये टेक केयर करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव। एंड साथ में अगर कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करेगी हमारी जुडिशरी। तो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखेंगे कि हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे कोई इंपॉर्टेंट मेजर पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन जो होता है वो कैसे लिया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग है, वो है हमारे डिसीजन मेकर्स, जो कि वो डिसीजन बनाते हैं। फिर आगे जाके वो डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट होगा वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकर्स कौन है। तो इसमें वी हैव प्रेसिडेंट, जो कि होते हैं हेड ऑफ स्टेट। एंड जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की, वो है हमारी हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद वी हैव प्राइम मिनिस्टर, जो कि होते हैं हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड ही एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। सारी ही गवर्नमेंट पावर्स जो है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंटल पावर्स हैं, वो कौन एक्सरसाइज करते हैं? वो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा ही ऑल्सो टेक्स द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। जो सबसे ज्यादा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद वी हैव पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट एंड साथ में 2 हाउस, यानी कि 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो पार्लियामेंट के हो गए हमारे 3 पिलर्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर तभी तक रहते हैं जब तक कि जो मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स हैं वो उनके सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, आगे हम इस और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें। अगर उनके पास सपोर्ट नहीं होगा तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडिया सेटल्स डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। किसी भी गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो वो कौन सेटल करेंगे? वो सेटल करेगी हमारी जुडिशरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा डिस्प्यूट किसी के भी बीच में हो, 2 लोगों के बीच में हो, लोग या स्टेट के बीच में हो, स्टेट या सेंटर में हो, कोई भी कैसा भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। तो ये हमने देख लिया हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स। नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो उससे पहले ये भी जानेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते क्या है। तो देखो, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। अगर जब भी कोई गवर्नमेंट किसी कंट्री को गवर्न करती है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजंस। लोग कंट्री में सिक्योर फील करें, सेफ फील करें, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट की। इसके अलावा प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ टू ऑल। सारी ही जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोगों के राइट्स हैं, वो लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे और मिलने चाहिए, ये कौन देखेगा? ये भी हमारी गवर्नमेंट देखेगी। तो ये हमारी गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो टैक्स कलेक्ट करती है और उसके बाद इट स्पेंड्स द मनी थस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब ये जो टैक्स के थ्रू मनी कलेक्ट करती है उसका ये क्या करती है? तो उसको ये स्पेंड करती है ऑन डेवलपमेंट, ऑन डिफेंस, इसके अलावा ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग जगह पर ये जो पैसा है इसको खर्च किया जाता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज कैसे होंगी, कैसे ये सारी ही चीजें इंप्लीमेंट होंगी, कुछ लोग हैं जो इस पर डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजंस। कुछ दूसरे लोग हैं जो कि इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये जो सारी ही पॉलिसीज हैं ये लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही, इनका पूरा लोग यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे करवाएं, ये सारा काम हमारे दूसरे लोग देखते हैं। इसके अलावा if disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. इसके अलावा अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि ये पॉलिसी सही है या गलत है, या ये सही तरह से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके लिए ऑल्सो वी नीड अ बॉडी जो कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करवा पाए, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखिए, हमने देखिए अलग अलग काम, जैसे कि कोई लोग होंगे जो स्कीम्स बनाएंगे, कुछ बताएंगे कि ये इंप्लीमेंट कैसे होंगी, कुछ ये टेक केयर करेंगे कि ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हमें उसके लिए भी एक डेडिकेटेड बॉडी चाहिए जो कि ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करवा पाए। सो टू अटेंड दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, अभी हमने ऊपर डिस्कस किए अलग अलग टास्क जो कि करने होते हैं अलग अलग लोगों को। अब ये टास्क प्रॉपर्ली हो, इसीलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी में अलग अलग अरेंजमेंट किए गए हैं। इन्हीं अलग अलग अरेंजमेंट को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, यानी कि अलग अलग बॉडी फॉर अलग अलग फंक्शंस, डिफरेंट बॉडीज, ताकि ये सारा जो वर्क है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये बहुत स्मूथली हो पाए, ठीक है। तो ये जो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में अलग अलग फंक्शंस के लिए, इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। मूविंग फॉरवर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री lays down basic rules on the powers and functions of each institution। अब हर इंस्टीट्यूशन के क्या पावर होंगे, क्या फंक्शन होंगे, वो इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके इंस्टीट्यूशन, उनकी पावर्स और उनके फंक्शंस के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है।
द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। अब सारे ही जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे, बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। ठीक है, तो ये जो अपना काम था फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और उनसे रिलेटेड डिसीजंस, ये हमने किसे दे दिया, ये हमने दे दिया प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट को। हमें कैसे पता चला, थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो वर्क करते हैं साथ में एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब जो भी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, हमारे मिनिस्टर्स ने बनाई है, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये काम हमने किसे दिया, ये काम है हमारे सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है, तो ये भी एक अलग पावर है, अलग फंक्शन है जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल गया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। किसी भी पॉलिसी, किसी भी लॉ पे अगर गवर्नमेंट और लोगों के बीच में देयर इज डिस्प्यूट, तो वो कहाँ सेटल होगा, वो फाइनली सेटल होगा इन आवर सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमने एक अलग से बॉडी बना दी जहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने अलग अलग अरेंजमेंट करे और उनमें हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दी जिनके थ्रू हमारा जो काम है वो बट गया और वो स्मूथली रन भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे ही इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे ही इंस्टीट्यूशन के अपने अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशन है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटीज एंड रूटीन्स। इंस्टीट्यूशन की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, उनकी अपनी अलग कमिटीज होती हैं और उनका अपना एक शेड्यूल, एक रूटीन होता है। इसके अलावा दिस ऑफन लीड्स टू डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। कई बार क्योंकि प्रोसेस इतने लंबे होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो डिलेस हो जाते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड चीजें और ज्यादा हो जाती हैं आगे जाके। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा अब देखो, इंस्टीट्यूशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। अब क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने प्रोसीजर्स हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई गुड डिसीजन भी लेना है तो उसको भी इंप्लीमेंट करने में हमें टाइम लगता है क्योंकि जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर कोई गलती से बैड डिसीजन होने वाला होता है तो अगर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, इतने प्रोसीजर ना हो, तो क्या हो कि वो भी तुरंत ही इंप्लीमेंट हो जाए। बट क्योंकि इतना सारा क्रॉस चेक होता है, इतनी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी बैड डिसीजन है वो वहीं रुक जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है ऑफ दिस लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू बैड डिसीजंस। जो बैड डिसीजंस हैं उनके लिए भी हमें उतना ही टाइम लगेगा। एंड दैट इज व्हाई जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इंसिस्ट करती हैं कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हो। क्यों, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, गलत डिसीजन होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो इंसिस्ट करती हैं ऑन हैविंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें जरूरत क्या है, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस हैं और उनको करने के हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होती रहे, स्मूथली सारी फंक्शनिंग रन करती रहे और अगर गलती से भी कोई गलत डिसीजन है तो वो इंप्लीमेंट ना हो पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट पार्लियामेंट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पार्लियामेंट में कौन होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और साथ में होते हैं हमारे दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। लोगों ने क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं पार्लियामेंट में, तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है सुप्रीम पावर। क्यों, क्योंकि ये आए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, ये है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स और डेमोक्रेसी में जो लोग हैं दे आर सुप्रीम। इसके अलावा इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अब जो इंडिया में ये जो सारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनकी एक नेशनल असेंबली है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक, एट स्टेट लेवल अगर यही असेंबली स्टेट लेवल पर प्रेजेंट है तो वहां हम इसे कहते हैं लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंटर में हो गई पार्लियामेंट और स्टेट में हो गई हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में जो वहाँ के रूल्स बनेंगे, वहाँ के लॉज बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे, वो बनेंगे वहाँ की पार्लियामेंट में। This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. अब हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है, वहाँ पर होता है लॉ मेकिंग। तो ये जो लॉ मेकिंग का टास्क है ये किसी भी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट है उसे कई बार हम क्या कह देते हैं, लेजिस्लेचर। उसको लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में बनते हैं हमारी लॉज। इसके अलावा जो पार्लियामेंट होती है उनके पास क्या क्या पावर्स होती है कि वो नए लॉज बना सकती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जिसे वो चेंज करना चाहती है तो वो उसे चेंज कर सकती है। इसके अलावा वो किसी भी लॉ को अबॉलिश कर सकती हैं, उसे खत्म कर सकती हैं, साथ में उसकी जगह नया लॉ भी बना सकती हैं। तो ये सारा ही जो पावर है रिलेटेड टू लॉ ये किसके पास है, ये है विद आवर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास जितना भी मनी है उसका क्या होगा, कहाँ वो मनी यूज होगा, ये भी सारा काम हमारी पार्लियामेंट करती है एंड इट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट हैज। Next, Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policies in any country. किसी भी कंट्री में वहाँ के पब्लिक इशू, कोई भी लोगों को इशू हो, कोई भी नेशनल पॉलिसी बन रही हो, तो उसका हाईएस्ट फोरम जहाँ पर उस पॉलिसी या उस इशू रिलेटेड डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वो है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ऊंचा वी डोंट हैव एनी अदर फोरम इन द कंट्री। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अब हम बात करेंगे अबाउट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। These are called chambers and houses. तो जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनते हैं हमारे लॉज, हमारी नई नई पॉलिसीज। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं उनमें क्या करते हैं कि जो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है इनको डिवाइड कर देते हैं इन टू पार्ट्स। इनको कहते हैं चैम्बर्स या फिर हाउसेस। ठीक है, अब जो एक हाउस होता है वो कौन सा होता है, वो यूजुअली होता है इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि जो एक हाउस के मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली जो लोग हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं।
समझते हैं एंड दे एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो इस हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है ज्यादा पावर, क्यों? क्योंकि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। दूसरा जो हाउस होता है सेकंड हाउस, दैट इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। ये जो दूसरा हाउस होता है ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, ये यूजुअली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और इसके कुछ अपने स्पेशल फंक्शंस हैं। जैसे कि द मोस्ट कॉमन वर्क जो हमारे सेकंड हाउस का है वो क्या है? इट इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स, उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि कोई भी पॉलिसी किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, ठीक है? तो ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ द सेकंड हाउस, जो कि जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? वी हैव 2 हाउसेस। इसमें से एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं राज्यसभा, एंड दूसरा है हाउस ऑफ पीपल जिसे कहा जाता है लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के हमने पढ़ लिया था। ऑल्दो शी इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ऑल्दो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन वो पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन है? वी हैव प्रेसिडेंट, उसके बाद वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा। अब जो प्रेसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे पार्लियामेंट में? तो देखो, जो भी लॉज बनते हैं दे कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट उन पर सिग्नेचर कर देते हैं, उनको अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद ही वो जो लॉ होते हैं वो अप्रूव होते हैं एंड दे कम इनटू फोर्स। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर पार्लियामेंट एंड आवर लॉ मेकिंग, ठीक है? Our constitution does give Rajya Sabha some special powers over the states, but in most of the matters, Lok Sabha exercises supreme powers. अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यसभा को स्टेट से रिलेटेड मैटर्स में कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या करती है? दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड वेरियस रीजन्स, ठीक है? लेकिन जो ज्यादातर पावर है, जो मोर पावर है, वो किसके पास है? वो है लोकसभा के पास। लोकसभा ज्यादा पावर एंजॉय करती है, क्यों? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों ने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, तो उनको जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दी है ज्यादा पावर। दे एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग अलग पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो देखो, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर कोई भी एक ऑर्डिनरी लॉ है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो जो लॉ है वो दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए। इसके बाद if there is a difference between two houses, the final decision is taken in the joint session in which member of both houses sit together. अब अगर दोनों ही हाउसेस में किसी लॉ को लेकर कोई डिफरेंसेस हैं, वो लोग एक ही बेस पर नहीं आ पा रहे, कुछ इश्यूज हैं, तो क्या होता है? ऐसे में होती है जॉइंट सिटिंग, जिसमें दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और उसको हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है? बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, द व्यूज ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। अब जब ये जॉइंट सिटिंग होगी तो लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं, राज्यसभा के मेंबर्स है कम, तो अगर वहां पर वोटिंग भी हुई तो ऐसे में जो हमारी लोकसभा है उसका व्यू पॉइंट प्रिवेल करेगा, उसका व्यू पॉइंट इजीली मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो ज्यादा हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लोकसभा है उसके पास एक एडिशनल एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेंबर्स हैं तो उनके पास एक तरह से पावर ज्यादा हो गई। नेक्स्ट, लोकसभा कैन एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। जो भी मनी रिलेटेड मैटर्स होंगे उसमें जो हमारी लोकसभा है इट हैज गॉट मोर पावर। इसके अलावा द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो उसके सपोर्ट में रहे। क्यों? क्योंकि अगर लोग सपोर्ट हटा लेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, ठीक? यही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लोकसभा है वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। साथ में वो इंसान जिसके पास लोकसभा मेंबर्स का मेजॉरिटी ऑफ वोट होता है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्ट होता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वही हमारे अपॉइंट किए जाते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक? If the majority of Lok Sabha members says that they have no confidence in Council of Minister, अगर जो majority of लोक सभा मेंबर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट अगर वही लोग मेजॉरिटी लोग ये बोल दें कि दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो क्या होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी क्विट करना पड़ेगा और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी क्विट करना होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ लोकसभा। ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसके पास राज्यसभा के कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा पावर्स हैं। वो हमने यहाँ देख भी लिया थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो अभी तक हमने लॉ मेकिंग का देखा, पार्लियामेंट का हमने देख लिया कि वहाँ पर लॉ बनते हैं, वी हैव 2 हाउसेस, साथ में वहाँ पर प्रेसिडेंट भी होते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं और उसमें लोकसभा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो द फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन आर नोन एज एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लोग ये ध्यान में रखते हैं एंड जिनका ये फंक्शन होता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो, ये देखना है और साथ में उनको इंप्लीमेंट करना है, ये काम करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करवाते हैं द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब वी हैव 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो अब ये क्या है? तो देखो, देयर आर 2 कैटेगरीज, मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब जिनको लोग इलेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर लोगों ने उन्हें दोबारा इलेक्ट किया तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे, अगर नहीं किया तो वो हट जाएंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है? इनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज। अब जो हमारे अलग अलग लॉज बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट में वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है? सो पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है? कौन सी कैटेगरी में? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाली में। यानी कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं और जो हमारे परमानेंट होते हैं वो फॉर अ लॉन्ग टर्म होते हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। जो लोग सिविल सर्विसेज में वर्क करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स।
दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। अगर कोई पार्टी है जो अभी रूलिंग पार्टी है, अगर वो चेंज भी हो जाती है तो ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ये जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये ऑफिस में ही रहते हैं। वहीं जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या होंगे, वो पार्टी चेंज होने के साथ वो लोग भी चेंज हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। कोई भी रिलेटेड इशू हो तो उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज जो होती है वो सिविल सर्वेंट्स के पास होती है। दे आर मोर एजुकेटेड एंड दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री की, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन पार्टी दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। जो भी हमारी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, या फिर अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें जो लोग आपस में अग्री करके जिसे अपना लीडर मानेंगे, उनको बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो उनकी एडवाइस लेके जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो और अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ये करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन पार्टी दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ज्यादातर यही होता है कि जो भी पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी है, या अगर कोलिशन पार्टी है तो उन पार्टीज में से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी इंसान है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उसे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि दैट पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। अब ये जो जितने भी सारे मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं, इनको साथ में कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। इसमें हमारे अराउंड 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग रैंक होती है, ठीक है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर जो है वो ओपनली गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अगर वो अनदर मिनिस्ट्री या किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तब भी वो ओपनली जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज। इसके अलावा हर मिनिस्ट्री में हमें सेक्रेटरीज मिलते हैं, और ये सेक्रेटरीज कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू मिनिस्टर टू टेक डिसीजन। हमने पढ़ा था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए उनको सेक्रेटरीज रखा जाता है इन अलग अलग मिनिस्ट्रीज। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं विद नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अपना डिसीजन जो है उसे और अच्छे से ले पाए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर है? तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। उनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर्स हैं। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको हेड करते हैं। इसके अलावा ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी भी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट है तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होगा वही होगा फाइनल। ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर उनका जनरल सुपरविजन रहता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अंडर वर्क करते हैं? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क टू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इन केस अगर उन्हें लगता है कि उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये काम भी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। अगर किसी भी मिनिस्टर को वो डिसमिस करना चाहे, उनको हटाना चाहे, तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। When the प्राइम मिनिस्टर quits, the entire ministry quits। अगर कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने पोजीशन से क्विट करते हैं तो साथ में जो पूरी ही मिनिस्ट्री है, यानी कि सारे ही इलेक्टेड मिनिस्टर्स, जो कि हमने पढ़ा था कि वी हैव 60 to 80 मिनिस्टर्स, उन सबको भी क्विट करना पड़ेगा विद प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गई पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट। So the president is the head of the state, prime minister the head of government, and president is the head of state. In our political system, head of state exercises only nominal powers। के अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास नॉमिनल पावर होती है, उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव ऐसे कोई पावर नहीं होती। इसके अलावा द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सारी ही जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं एंड मेक श्योर कि दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। ये मेक श्योर करते हैं कि सारे ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में हार्मनी में वर्क कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। The president is not elected directly by people। डायरेक्टली लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। The elected members of parliament यानी कि MP and the elected members of legislative assemblies यानी कि MLAs, वो लोग इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। कौन इलेक्ट करता है? MPs and MLAs। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। इसके अलावा सारे ही लॉज और जो पॉलिसीज बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर इशू किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे ही मेजर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं दे आर मेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा मेजर अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। इसके अलावा द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज। तो ये सारे ही जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं दीज आर डन ऑन द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स आर मेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे ही जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगे, अग्रीमेंट्स होंगे, वो भी हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट, उनके नेम पर होंगे। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
इंडिया में जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर भी हमारे प्रेसिडेंट है। अ बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट। जब कोई भी बिल है जो कि हमारे पार्लियामेंट में पास हो गया, वो लॉ कब बनेगा? जब जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको अप्रूव कर देंगे। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो वो लॉ नहीं बनेगा। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम। अगर वो चाहते तो वो इस टाइम इस जो पूरा प्रोसेस है ऑफ बिल टर्निंग इनटू अ लॉ इसको डिले कर सकते हैं। वो जो बिल है उसे वापस पार्लियामेंट भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। बट अगर पार्लियामेंट में फिर से वो बिल पास हो गया और फिर वो प्रेसिडेंट के पास आ गया तो फिर उन्हें उसे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग शी डू ऑन हर ओन विच इज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब हम बात करेंगे अबाउट जुडिशरी। सो देखो, इंडिया में वी हैव इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी के भी अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, तो वो ज्यादा अच्छे से अपने डिसीजन जो है इम्पार्शियल होकर ले पाएगी। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जो हमारी कंट्री में अलग अलग कोर्ट्स हैं, जब हम उन सबकी साथ में बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम या फिर जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। पूरे नेशन के लिए होता है हमारे एक सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के लिए भी है हाई कोर्ट्स। उससे भी लोअर लेवल पे भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। सो इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जहाँ पर जो ये सारे ही कोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो है हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हमारे सारे ही जो बाकी के कोर्ट्स होते हैं उन पर बाइंडिंग होता है, उन्हें वो मानना होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ कोई भी डिस्प्यूट हो वो सॉल्व किया जा सकता है, इवन इफ इट्स बिटवीन सिटीजंस। अगर वो हमारी कंट्री के लोगों के बीच में है, सिटीजंस के बीच में है, या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में है, या फिर किसी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, तो कोई भी डिस्प्यूट हो कहाँ जाके सॉल्व होगा? इन आवर कोर्ट्स। और कोर्ट्स में भी जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसका जो डिसीजन है वो बाकी सारे कोर्ट्स पर रहेगा बाइंडिंग। नाउ सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है अपील का इन आवर कंट्री वो कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। अगर कोई भी लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन से आप खुश नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट, तो अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। हम बोलते हैं हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लेजिस्लेचर या हमारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है, उनके अकॉर्डिंग हमारी जुडिशरी वर्क नहीं करेगी। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पार्टी है पावर में उसकी विशेस के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट के विशेस के अकॉर्डिंग हमारे जो कोर्ट है या जजेस हैं दे डोंट वर्क। क्यों? क्योंकि वो है अपने इंडिपेंडेंट बॉडीज। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के यूजुअली सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन वर्ल्ड। इंडियन जुडिशरी जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। यानी कि दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वेदर एट यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई लॉ आया या कोई एक्शन आया, भले ही वो स्टेट लेवल पे आए या सेंट्रल लेवल पे आए, अगर हमारे जजेस को हमारे कोर्ट को लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो क्या कर सकते हैं? वो उस लॉ को डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of executive in the country। किसी भी लॉ की, किसी भी एग्जीक्यूटिव की एक्शन की वो क्या कर सकते हैं? वो उसको बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर। ठीक, तो वही बता पाएंगे कि ये जो भी लॉ है या जो कोई भी एक्शन हो रहा है कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। एंड दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो हमारी पावर है हमारे जुडिशियल सिस्टम की टू रिव्यू अ लॉ अ पॉलिसी, इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि वो उसे रिव्यू कर सकते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रूल्ड कि जो हमारे कोर या बेसिक वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमारी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी वो जो हमारा बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उनको किसी भी रूल या किसी भी लॉ के थ्रू हमारी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी देन इट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। The power and the independence of Indian judiciary allows it to act as the guardian of fundamental rights। अब क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती, तो अगर ऐसा कोई भी लॉ है या कोई भी पॉलिसी है जिसकी वजह से जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं या फिर इट इज हार्मिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो जो हमारी जुडिशरी है वो बीच में आ सकती है। और इसीलिए जुडिशरी को कहा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सिटीजंस हैं दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस एंड द पावर ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल। सो इसके साथ इस चैप्टर में हमने सारे ही हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी। तो इसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 लेक्चर्स आ रहे हैं और आपको साथ के साथ सारा कुछ कंप्लीट करते जाना है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।